मैं अनिल कुमार बिन, आपका अपना यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए, ट्रांसफार्मर होता क्या है। तो ट्रांसफार्मर एक हमारा कपलिंग डिवाइस होता है। ट्रांसफार्मर एक कपलिंग डिवाइस होता है जो कि सेम पावर को प्राइमरी टू सेकेंडरी क्या कहता है, ट्रांसफर करता है। ट्रांसफार्मर एक कपलिंग डिवाइस होता है जो प्राइमरी से सेकेंडरी तक सेम पावर को ट्रांसफर करता है। ट्रांसफार्मर को लोग मशीन नहीं कहेंगे, क्योंकि मशीन उसे कहते हैं जो वन फॉर्म को दूसरे फॉर्म में क्या करते हैं, कन्वर्ट कर दे, यानी एक एनर्जी को दूसरे एनर्जी में जो चेंज करता है उसे हम लोग बोलते हैं मशीन। बट ट्रांसफार्मर सेम पावर को ही केवल ट्रांसफर कर रहा है, चेंज नहीं कर रहा है। जो चेंज करेगा वही हमारा मशीन होगा, जो चेंज नहीं करेगा मशीन नहीं होगा। तो ट्रांसफार्मर इज ए स्टैटिक डिवाइस, युक्ति है। बस ये क्या कर रहा है, सेम पावर को प्राइमरी टू सेकेंडरी क्या कर रहा है, रेफर कर दे रहा है। सेम पावर को प्राइमरी से सेकेंडरी तक रेफर कर दे रहा है। देखिए यहाँ डेफिनेशन होगा, हिंदी में भी लिखा हूं कि ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक डिवाइस है जो हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज और लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में चेंज करता है, सेम फ्रीक्वेंसी सेम पावर कांस्टेंट फ्लक्स पर। अगर इसको इंग्लिश में बोलेंगे तो ट्रांसफार्मर इज ए स्टैटिक डिवाइस विच कन्वर्ट टू लो वोल्टेज एंड हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज विद द सेम फ्रीक्वेंसी सेम पावर कांस्टेंट फ्लक्स। ठीक है, इसका मतलब ये हो रहा है कि ट्रांसफार्मर प्राइमरी से सेकेंडरी में यदि वोल्टेज लेवल को चेंज करेगा, ट्रांसफार्मर प्राइमरी से सेकेंडरी में वोल्टेज लेवल को चेंज करेगा तो भी तीन कंडीशन पे करेगा। वो कहेगा कि सेकेंडरी में जब हम वोल्टेज लेवल को चेंज करेंगे तो दोनों साइड का फ्रीक्वेंसी सेम होना चाहिए, दोनों साइड का पावर सेम होना चाहिए, एंड दोनों साइड का क्या होना चाहिए, कांस्टेंट फ्लक्स होना चाहिए। ये आपके माइंड में हमेशा होना चाहिए, क्योंकि थ्योरी में पहले ही से बोल दिया है, डेफिनेशन में पहले ही बोला है कि ट्रांसफार्मर जो होता है वोल्टेज लेवल को चेंज करेगा, वो क्या, सेम फ्रीक्वेंसी सेम पावर। देखिए, सेम फ्रीक्वेंसी सेम पावर एंड कांस्टेंट फ्लक्स पर। ठीक है, तो यहां पर देखिए, अब ट्रांसफार्मर के वर्ड से दो क्वेश्चन और आता है कि ट्रांसफार्मर किसको ट्रांसफर करता है और किसको ट्रांसफॉर्म करता है। ट्रांसफार्मर, पहला क्वेश्चन ये आएगा कि ट्रांसफार्मर किसको ट्रांसफॉर्म करता है, और दूसरा पूछे किसको ट्रांसफर करता है, किसको ट्रांसफर करता है। ठीक है, तो यहां होगा, आप ध्यान दे दीजिए कि ट्रांसमिस होता है रूप, अब फॉर्म मिस होता है, सॉरी ट्रांसमिस होता है चेंज, फॉर्म मिस होता है रूप। तो किसके रूप को ट्रांसफार्मर चेंज करता है, तो डेफिनेशन में बोला गया है कि लो वोल्टेज टू हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज। इसका मतलब क्या है कि ट्रांसफार्मर वोल्टेज के रूप को चेंज करता है, वोल्टेज लेवल को चेंज करता है, और किसको ट्रांसफर करेगा, सेम फ्रीक्वेंसी को क्या, सॉरी सेम पावर को क्या होता है, ट्रांसफर करता है। ठीक है, तो यहां पर हमारा पहला आंसर होगा कि किसको ट्रांसफॉर्म करता है, किसके रूप को चेंज करता है, तो वोल्टेज के रूप में चेंज करेगा, वोल्टेज लेवल को क्या करता है, चेंज करता है। दूसरा हमारा क्या होगा, किसको ट्रांसफर करता है, तो सेम पावर को ट्रांसफर करता है, सेम पावर को ट्रांसफर करता है। तो पावर होता क्या है, इसके अंदर ट्रांसफार्मर के अंदर कौन सा पावर होता है, केवीए पावर। तो सीधे सीधे आप किसी कर दिएगा कि ट्रांसफार्मर जो होता है वह केवीए पावर को इनपुट से आउटपुट तक ट्रांसफर करता है, और वोल्टेज लेवल को क्या करता है, चेंज करता है या ट्रांसफॉर्म करता है। ठीक है, अब इतनी बात आ गई। अब दूसरा हमारा क्या होता है, अब यहां से हम लोग चलेंगे कि ट्रांसफार्मर की, देखिए एक हमारा क्या है, ए हो गया स्ट्रक्चर, ए हमारा हो गया स्ट्रक्चर। ध्यान दीजिएगा, ट्रांसफार्मर का स्ट्रक्चर हमारा है, तो यहां से हमारा है बाइंडिंग, दैट मीन्स प्राइमरी बाइंडिंग। अब इधर हम क्या बनाएंगे, सेकेंडरी बाइंडिंग। ठीक है, अब देखिए इधर साइड हमारा हो गया प्राइमरी, ठीक है, इधर हमारा हो गया सेकेंडरी। ठीक है, ध्यान समझिएगा, ये हमारा हो गया प्राइमरी, यानी ट्रांसफार्मर में जिस साइड से हम लोग क्या करते हैं, सप्लाई देते हैं, ट्रांसफार्मर के जिस साइड से हम लोग सप्लाई देते हैं उसे बोलते हैं प्राइमरी, और जिस साइड से सप्लाई लेते हैं उसे बोलते हैं हम लोग क्या, सेकेंडरी। ठीक है, जिस साइड से हम लोग सप्लाई देते हैं उसे बोलते हैं प्राइमरी, और जिस साइड से सप्लाई लेते हैं उसे बोलते हैं हम लोग सेकेंडरी। ठीक है, अब यहां से बात आती है कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पे काम करता है और किसके नियम पे काम करता है। तो ट्रांसफार्मर जो होता है वह
इंडक्शन के नियम पे काम करता है। ठीक है, इंडक्शन। तो यहाँ पूछा जाएगा कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पे काम करता है, तो सीधे सीधे किताब में लिखा रहता है कि ट्रांसफार्मर जो होता है वो म्यूचुअल इंडक्टेंस पे काम करता है। म्यूचुअल का हिंदी होता है अन्योन्य प्रेरक। ट्रांसफार्मर जो होता है वह म्यूचुअल इंडक्टेंस पे काम करता है। म्यूचुअल इंडक्टेंस का जो हिंदी होता है वह होता है अन्योन्य प्रेरण। इसका मतलब ध्यान दीजिए कि हम यहां से सप्लाई दे रहे हैं, जैसे यहां सप्लाई दिए करंट हमारा क्या गया, बाइंडिंग में अंदर ऐसे आ गया। जैसे ही किसी बाइंडिंग में करंट जाता है यहाँ पर क्या होता है, फ्लक्स पैदा होता है। बाइंडिंग के अंदर हमारा क्या होगा, फ्लक्स पैदा हो गया। ठीक है, अब यह फ्लक्स क्या होगा, यह फ्लक्स पहले स्वयं के कंडक्टर को कट करेगा जहां से पैदा हुआ है। यह फ्लक्स पहले स्वयं के कंडक्टर को कट करेगा तो अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ से वोल्टेज पैदा होगा कौन सा, E1 वोल्टेज पैदा होगा। क्योंकि फैराडे क्या कहता है कि जब कोई परिवर्ती फ्लक्स किसी कंडक्टर को कट करता है तो उसमें एक वोल्टेज पैदा होता है। ठीक है, तो देखिए जैसे ही प्राइमरी में हम लोग ऐसी सप्लाई दिए, यह करंट गया बाइंडिंग की तरफ, फ्लक्स पैदा हुआ। अब यह फ्लक्स क्या कहेगा कि जिससे हम क्या करेंगे, स्वयं को कट करेंगे। पहले यह फ्लक्स स्वयं के कंडक्टर को कट करेगा तो इसमें अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ वोल्टेज पैदा होगा। उस वोल्टेज को नाम दे देते हैं हम लोग क्या, E1। ठीक है, अब देखिएगा यह जो वोल्टेज पैदा हुआ है स्वयं के फ्लक्स से हुआ है, इसका मतलब सेल्फ इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अब ये फ्लक्स इस कोर के सारे कहा जाएगा, सेकेंडरी में कट करेगा इसे। ठीक है, अब यह कोर क्या होगा, इस कोर के माध्यम से कहा जाएगा, सेकेंडरी में जाएगा। ठीक है, लेकिन ध्यान दीजिए कि जब हम सप्लाई दिए प्राइमरी में, फ्लक्स पैदा हुआ, या फ्लक्स पहले स्वयं को कट किया तो इसमें एक वोल्टेज पैदा हुआ। किसके नियम से, फैराडे के नियम से। क्योंकि फैराडे कहता है कि जब कोई परिवर्ती फ्लक्स किसी बाइंडिंग या कंडक्टर को कट करता है तो उसमें एक वोल्टेज पैदा होता है। तो यहाँ पर मैंने वोल्टेज पैदा कर लिया क्या, E1। लेकिन किस नियम से वोल्टेज पैदा हुआ प्राइमरी में, सेल्फ इंडक्टेंस के कारण। अब देखिए यही फ्लक्स सेकेंडरी में जाके कट करेगा, यही फ्लक्स सेकेंडरी में कट करेगा तो सेकेंडरी में क्या होगा, फैराडे नियम से वोल्टेज पैदा होगा, क्या होगा, वह E2। ठीक है, लेकिन ध्यान दीजिए सेकेंडरी में जो वोल्टेज पैदा हो रहा है दूसरे के फ्लक्स के कारण हो रहा है, सेकेंडरी बाइंडिंग के फ्लक्स के कारण नहीं हो रहा है। सेकेंडरी में जो वोल्टेज पैदा हो रहा है वह दूसरे के फ्लक्स के कारण हो रहा है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कि किसी अन्य का फ्लक्स आके सेकेंडरी में कट कर रहा है, किसी अन्य का फ्लक्स आके सेकेंडरी में कट कर रहा है, तब जाके फैराडे नियम से वोल्टेज पैदा हो रहा है। तो हम लोग क्या कहेंगे कि इसमें जो नियम लगेगा या किस नियम से होगा, वह अन्योन्य प्रेरण होगा। किसी अन्य का फ्लक्स आके कट कर रहा है, इसे बोलेंगे अन्योन्य प्रेरण। यानी सीधे सीधे कहा जा रहा है ट्रांसफार्मर का जो सेकेंडरी काम करता है, ट्रांसफार्मर का जो सेकेंडरी काम करता है वह अन्य के फ्लक्स के कारण काम करता है, तो इसे बोलेंगे अन्योन्य प्रेरण, या इंग्लिश में लोग क्या कहते हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस, इंडक्टेंस। ठीक है, तो यहां से दो चीज निकल के आएगा कि ट्रांसफार्मर का जो प्राइमरी होता है वह किस सिद्धांत से वोल्टेज पैदा होता है, ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी जो होता है उसमें किस सिद्धांत से वोल्टेज पैदा होता है। तो ध्यान दीजिएगा कि प्राइमरी हम लोग सप्लाई देते हैं लेकिन सेकेंडरी में सप्लाई नहीं देते हैं। ठीक है, तो प्राइमरी में सप्लाई देते हैं तो जैसे करंट जाएगा बाइंडिंग के अंदर फ्लक्स पैदा करेगा, और जैसे फ्लक्स पैदा होगा वह फ्लक्स पहले क्या करेगा, स्वयं के कंडक्टर को कट करेगा तो उसमें जाकर वोल्टेज पैदा होगा। स्वयं के कंडक्टर को कट करेगा तो उसमें वोल्टेज पैदा होगा। वह वोल्टेज जो होगा किसके नियम से, सेल्फ इंडक्टेंस के नियम से पैदा हो रहा है। अब देखिए इसी का फ्लक्स जाके सेकेंडरी को कट कर रहा है तो सेकेंडरी में वोल्टेज पैदा हो रहा है, लेकिन सेकेंडरी तो सप्लाई हम लोग दे नहीं रहे, सेकेंडरी सप्लाई नहीं दे रहे हैं। सेकेंडरी में क्या हो रहा है, प्राइमरी का ही फ्लक्स जाके कट कर रहा है, यानी किसी अन्य का फ्लक्स आके सेकेंडरी में कट कर रहा है तो उसमें वोल्टेज पैदा हो रहा है। तो वह वोल्टेज किस सिद्धांत से हो गया, अन्योन्य प्रेरण, क्योंकि किसी अन्य का फ्लक्स आके कट किया तो इसमें जो वोल्टेज पैदा हुआ अन्योन्य प्रेरण, उसी को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। यानी जो ट्रांसफार्मर का जो सिद्धांत होता है वह म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है। क्योंकि अगर हम एक ही बाइंडिंग रखें, डैट मींस को मान लीजिए कि हम लोग क्या करें, इधर एक ही बाइंडिंग रखें, इधर, ठीक है, हम लोग एक ही बाइंडिंग रखें तो ट्रांसफार्मर तो है नहीं। ट्रांसफार्मर का मतलब होता है अगले स्टेज में वोल्टेज बढ़ाए या अगले स्टेज में क्या करे, वोल्टेज घटाए। इसके लिए दो बाइंडिंग होना जरूरी है, और एक ही बाइंडिंग को ट्रांसफार्मर नहीं कहेंगे, एक बाइंडिंग को क्या कहेंगे, सोलेनाइड कहेंगे, सोलेनाइड। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जब अगली बाइंडिंग आएगी तभी ट्रांसफार्मर का निर्माण होगा। और ये ध्यान दीजिएगा कि अगली बाइंडिंग में जो वोल्टेज पैदा हो रहा है वह अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पे हो रहा है। इसलिए ऑल ओवर ट्रांसफार्मर के जो हम लोग सिद्धांत कहेंगे वो कहेंगे कि ट्रांसफार्मर अन्योन्य
प्रेरण के सिद्धांत पे काम कर रहा है या म्यूचुअल इंडक्टेंस के सिद्धांत पे काम कर रहा है, क्योंकि यही बाइंडिंग आएगा तभी ट्रांसफार्मर का निर्माण होगा। अकेले तो एक ही बाइंडिंग समान ट्रांसफार्मर हो ही नहीं सकता, क्योंकि ट्रांसफार्मर मतलब वोल्टेज के रूप को चेंज करना है, तो जब वोल्टेज के रूप को चेंज करना पड़ेगा तो इसमें कुछ वोल्टेज है, अब इसमें अगले वाले में कुछ और होना चाहिए, इसका मतलब 2 बाइंडिंग होना चाहिए। तो हम कह रहे हैं कि एक ही बाइंडिंग रहेगा ट्रांसफार्मर होगा, लेकिन ना, ट्रांसफार्मर के लिए 2 बाइंडिंग होना चाहिए। तो दूसरे बाइंडिंग में देखो वोल्टेज पैदा हो रहा है किसके नियम से, अन्योन्य प्रेरण के नियम से, इसलिए ऑल ओवर जो ट्रांसफार्मर होगा सिद्धांत काम करेगा कौन सा, म्यूचुअल इंडक्टेंस या अन्योन्य प्रेरण। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, इसको हम लोग रफ कर रहे हैं। अब यहां से आएगा कि अन्योन्य प्रेरण का जो हमारा फॉर्मूला होता है तो सीधे कुछ नहीं है, वहां पर हमारा क्या होता है, म्यूचुअल होता है। ठीक है, तो यहां पर म्यूचुअल होता है तो E बराबर क्या होगा, m d∅v क्या होगा, dt। ठीक है, यहाँ पर सेल्फ हो रहा है तो फैराडे के नियम से ही होता है, E बराबर कितना, L d∅v कितना होता है, dt। तो यहाँ पर L दर्शाता है सेल्फ, यहाँ पर M दर्शाता है क्या, म्यूचुअल, मतलब दूसरे का। ठीक है, L दर्शाता है सेल्फ और M दर्शाता है म्यूचुअल। अब ध्यान दीजिएगा कि आपके फार्मूले में रहता है कि E बराबर d∅v क्या, dt, और यहाँ पर माइनस रहता है, माइनस माइनस। ध्यान दीजिएगा, इसको हम दूसरे पेन से आपको इंडिकेट कर रहे हैं, यहाँ पर क्या रहता है, माइनस ऐसे। ठीक है, फार्मूले में E बराबर माइनस d∅v dt रहता है तो यहाँ माइनस रहता है, तो माइनस का मतलब क्या होता है, माइनस का मतलब कि लेंज लॉ, और लेंज लॉ कहता क्या है कि जिसके कारण हम पैदा हुए हैं उसी का विरोध करेंगे, जब विरोध होता है तभी काम होता है। इसका मतलब E बराबर माइनस d∅v dt आ गया, तो यहाँ पर माइनस जो दर्शाता है, रिप्रेजेंट करता है, वह लेंज के नियम को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा हो गया क्या, ट्रांसफार्मर के कोर। अब देखिएगा, ट्रांसफार्मर का जो कोर होता है वो किसका होता है, CRGO का होता है, CRGO। ट्रांसफार्मर का कोर किसका बना होता है, CRGO बना होता है। तो यहां से एक क्वेश्चन और आएगा कि क्या हम सिलिकॉन स्टील का ट्रांसफार्मर कोर प्रयोग नहीं कर सकते हैं, क्या हम सिलिकॉन स्टील का कोर यहाँ प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो आपके माइंड में आ रहा होगा क्यों नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान देना होगा कि उसकी पूरी बायोडाटा हमको मालूम है किसकी, सिलिकॉन की, कि सिलिकॉन जो होता है वो अपने अंदर चुंबकित करने के लिए 25 से 30% करंट लेता है। अब अभी ध्यान रखिए कि ट्रांसफार्मर पहले ही आपको डेफिनेशन में बोल दिया गया है, या बोला है आपको पहले ही कि जितना पावर हम इनपुट में दे रहे हैं उतना पावर सेकेंड में जाके पहुंच जाना चाहिए। इसका मतलब इनपुट में 10 एम्पियर या मान के चलो उससे करंट, मतलब इनपुट मान लो 100 रुपया दे रहा है तो आउटपुट में क्या होना चाहिए, 100 रुपया पहुंच जाना चाहिए। इसके मतलब बीच में कोई रुपया खपत होने वाला नहीं होना चाहिए। लेकिन हम क्या जानते हैं कि सिलिकॉन स्टील का जो कोर होता है वो अपने अंदर चुंबक पैदा करने के लिए 25 से 30% करंट लेता है, लेकिन CRGO जो हमारा होता है वो अपने अंदर कोर को चुंबकित करने के लिए केवल 1 से 2% करंट लेता है। लेकिन आपकी किताब में लिखा है 2 से 5%, कोई बात नहीं है। ठीक है, क्यों, क्योंकि CRGO के कोर का जो हमारा अंदर का टीनी टीनी मैग्नेट होते हैं, CRGO के कोर के अंदर का जो टीनी टीनी मैग्नेट या छोटे छोटे मैग्नेट होते हैं वो एक सीधी रेखा में पहले से ओरिएंट होते हैं। ठीक है, एज लाइक ऐसे देखिए, यहाँ पर इसको हम रब कर दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ देखिएगा, हम लेके बात चलेंगे। यहाँ से कोई आपसे पूछे कि CRGO के कोर जो हमारा होता है वह सिलिकॉन स्टील का होता है कि CRGO का होता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे कि ट्रांसफार्मर के कोर को हमको चूज करना है कि ट्रांसफार्मर कौन सा कोर हम यूज करेंगे, CRGO करेंगे कि सिलिकॉन स्टील करेंगे। लेकिन हमको ये मालूम है पहले ही से कि हम लोग मैग्नेट में पढ़े हैं कि CRGO का ऐसा कोर होता है जो विदाउट करंट का ही क्या करता है, मैग्नेट पैदा करता है। इसका मतलब परमिटिविटी इनफाइनाइट होती है, जबकि सिलिकॉन स्टील कहता है कि हम विदाउट एनर्जी या बिना करंट का हम चुंबक पैदा ही नहीं करेंगे, लेकिन वह करंट कितना लेंगे, 100% का 25 से 30% करंट लेंगे। इसका मतलब सिलिकॉन जो हमारा होता है वो अपने अंदर चुंबक पैदा करने के लिए 25 से 30% करंट लेता है। ठीक है, तो क्यों लेता है, देखो यहाँ से ये हमारा हो गया CRGO का, सॉरी सिलिकॉन स्टील का। तो सिलिकॉन स्टील, यहाँ CRGO भी ले लेना है साथ में। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या है, सिलिकॉन स्टील ज्यादा करंट लेता है इसलिए कि जो अंदर के टीनी टीनी मैग्नेट होते हैं, छोटे छोटे मैग्नेट होते हैं, सब क्या होते हैं, सब अनबैलेंसिंग दिशा में होते हैं, सब विपरीत दिशा में होते हैं। ठीक है, ऐसे रहते हैं, तो इनका टोटल रिजल्टेटिंग जो होता है क्या होता है, 0 हो जाता है। जबकि CRGO के कोर के जो अंदर का टीनी टीनी मैग्नेट होता है वो क्या होते हैं, सब एक दिशा में क्या होते हैं, ओरिएंट होते हैं। ओरिएंट मतलब एक दिशा में रेखा होते हैं।
तो सीआरजीओ कोर के जो अंदर के टीनी टीनी मैग्नेट है वो सब क्या है, एक सीधी रेखा में ओरिएंट है। तो इसका रिजल्टेंट आएगा, इधर हमारा बन जाएगा यस, इधर बन जाएगा क्या यस। तो ये क्या कहता है, ये कहता है सीआरजीओ कि भैया हमको किसी एनर्जी की आवश्यकता नहीं है चुंबक पैदा करने के लिए, हमको बस थोड़ा सा करंट दे दो, मैं ऑटोमेटिक पूरा फुल या मैक्सिमम या भयंकर चुंबक पैदा करूंगा। लेकिन सिलिकॉन स्टील कहता है कि भैया हमारे अंदर का जो टीनी टीनी मैग्नेट है या हमारे कोर के अंदर के जो छोटे छोटे मैग्नेट हैं वो सब क्या है, वो सब विपरीत दिशाओं में है। अब उनको एक दिशा में लाने के लिए, उनको एक दिशा में लाने के लिए हमको एनर्जी की आवश्यकता होगी। वो कितना एनर्जी लेता है, वो कितना एनर्जी की आवश्यकता होगी, 25 से 30%। ठीक है। जबकि सीआरजीओ कोर क्या कहता है कि हमको केवल 2 से 5% की आवश्यकता है, केवल 2 से 5% की आवश्यकता है। तो ट्रांसफार्मर में हम किसका यूज करेंगे, ट्रांसफार्मर में ऐसे कोर को यूज करेंगे जिसका लॉसेस बहुत कम हो और बेनिफिट बहुत ज्यादा हो। तो हमारे लिए क्या है, सीआरजीओ इज द बेस्ट कोर। ठीक है, हम लोग सीआरजीओ का यूज करते हैं। तो कोर के बारे में बात हो गया। ठीक है, अब जितने भी डेफिनेशन बात उसके बारे में बात हो गया। अब देखिएगा किस सिद्धांत पे काम करता है वो भी बात हो गया कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पे काम करता है। ट्रांसफार्मर म्यूचुअल इंडक्टेंस या अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है। ठीक है, अब देखिए यहां से क्वेश्चन कैसे कैसे बनेगा, ध्यान समझिएगा। यहां से क्वेश्चन सीधे सीधे कर सकता है। अभी क्वेश्चन जब लोग आते हैं, ठीक है, तो यहां क्वेश्चन क्या कहेगा कि ट्रांसफार्मर जब नो लोड पर होता है ना, ट्रांसफार्मर जब हमारा नो लोड पर होता है तब वह कितना करंट लेता है, और जब हमारा ट्रांसफार्मर फुल लोड पर होता है तो कितना करंट लेता है। अब जो नो लोड पर है तो करंट लेता क्यों लेता है भाई? अगर आपसे कोई कहे कि आपके अंदर कोई भी लोड नहीं है, मतलब आपके ऊपर कोई भी लोड नहीं हो, तब क्यों एनर्जी खपत कर रहे हो, तो आप सीधे सीधे एक भाषा में क्या कहोगे कि भैया हमारे ऊपर लोड नहीं है तब पर भी हमारे अंदर सिस्टम चल रहा है, मैं अपने आप को खुद को जीवित करने के लिए एनर्जी लूंगा। ठीक है, तो जब आप अपने आप को जीवित करने के लिए, खुद को जीवित करने के लिए एनर्जी ले रहे हो तो ट्रांसफार्मर भी क्या होगा हमारा यहाँ से, तो यहाँ से ट्रांसफार्मर भी सीधे सीधे क्या कहेगा कि भैया हमारे अंदर भी क्या है, सिस्टम है। वह सिस्टम क्या है, कोर है और बाइंडिंग है। तो कोर और बाइंडिंग को जीवित रखने के लिए हमको क्या करंट लेना होगा। अब वो कितना करंट लेगा अब डिपेंड करेगा कोर की मटेरियल पर। तो कोर पहले ही से कह रहा है कि हमारा जो कोर की क्वालिटी क्या है, इनफाइनाइट परमिटिविटी वाला है, मतलब थोड़ा सा ही करंट दे तो बहुत भयंकर क्या होगा, चुंबक पैदा हो जाएगा। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या है, ध्यान समझो। तो ये कह रहा है कि बस थोड़ा सा करंट दे दो, तो यहां से हमारा जैसे ही लोड हमारा यहां से हटेगा, मतलब मशीन नो लोड पर होगा, तो यहां से ये कितना करंट लेगा, I0 करंट। ठीक है, मतलब टोटल का केवल 2 से 5% ही लेगा, क्योंकि वो कोर पे डिपेंड करता है। तो कोर पहले ही से बोल रहा है कि भैया हमारी परमिटिविटी जो है इनफाइनाइट है। ठीक है, यानी सीआरजीओ कहेगा, ध्यान समझिएगा, सीआरजीओ कहेगा कि हमारी परमिटिविटी कितनी है, परमिटिविटी, ठीक है, कितनी है, इनफाइनाइट है। ठीक है, इनफाइनाइट परमिटिविटी का मतलब होता है कि ऐसा कोर जो विदाउट करंट का ही क्या करे, चुंबक पैदा कर दे, वो भी कितना भयंकर। ठीक है, तो यहां पर हमारा क्या होगा, जब पहले ही बोल दिया कि सीआरजीओ कोर इनफाइनाइट परमिटिविटी वाला है, तो यहाँ बस थोड़ा सा ही करंट लेगा। थोड़ा सा मतलब क्या है कि 100% कितना, 2 से 5%। तो जिसका नो लोड करंट होता है वो कितना होता है, 2 से 5% करंट होता है। ट्रांसफार्मर का जो नो लोड करंट होता है वो कितना होता है, 2 से 5%। वो भी हमको लगता है ज्यादा ही हो गया, क्योंकि वो कहता है कि हमारी परमिटिविटी इनफाइनाइट है, तो हमको किसी करंट की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हमें भी जानते हैं कि रियल लाइफ में या प्रैक्टिकल में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो बिना खाए जीवित रह पाए। थ्योरी तो भले कह रहा है कि इनफाइनाइट परमिटिविटी होगा, लेकिन प्रैक्टिकल में ऐसा संभव नहीं है कि विदाउट खाए कोई जीवित रह सके। तो यह मशीन भी बिना खाए जीवित नहीं रहेगा। ठीक है, तो यहाँ भी देखिएगा, इसका मतलब है सप्लाई से नो लोड पर उतना ही करंट लेगा जितने अपने आप को जीवित रह सके, अपने कोर को चुंबकित बना सके। या जो नो लोड पे करंट लेता है अपने अंदर के कोर को चुंबकित बनाए रखने के लिए, तो कहेगा भैया हमको बहुत ज्यादा करंट की आवश्यकता नहीं है, हमको उतना ही दे दो जितना हमारा काम चल जाए। क्यों? क्योंकि हमारी कोर की परमिटिविटी ही है इनफाइनाइट।
इसका मतलब इनफार्माइट परमिटिविटी वाला जो हमारा कोर होगा और विदाउट करंट का ही फ्लक्स क्या करेगा, जनरेट करेगा। ठीक है, इसका मतलब प्रैक्टिकल में आप समझ लीजिए, प्रैक्टिकल में ऐसा संभव नहीं है कि बिना खाए कोई जीवित रहे। इसलिए क्या हुआ कि मान ले रहा है कि ट्रांसफार्मर कितना है, 2 से 5% करंट ले रहा है। कब? जब नो लोड होगा तब, मतलब कोई भी लोड नहीं होगा ट्रांसफार्मर पर, तब भी अपने अंदर कोर को चुंबकित करने के लिए 2 से 5% क्या करेगा, करंट को लेगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, ये तो हमारा हो गया। अभी हम लोग फुल लोड की बात करेंगे कब, जब टोटली अभी हम थोड़ा सा आगे चल जाए। अभी नो लोड की बात हो रही है, मतलब ट्रांसफार्मर कोई भी लोड नहीं है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, यहाँ दूसरा हमारा क्या है कि ट्रांसफार्मर के प्राइमरी और सेकेंडरी कि क्या होता है, फ्रीक्वेंसी सेम होता है। ट्रांसफार्मर के प्राइमरी और सेकेंडरी का वोल्टेज पावर सेम होता है। ट्रांसफार्मर के प्राइमरी और सेकेंडरी का फ्लक्स क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो कैसे होता है देखिए, तो यहाँ पर क्या हुआ, देखिए ट्रांसफार्मर का फिगर यहाँ पर है। तो जैसे हम लोग यहाँ सप्लाई दिए, ठीक है, इसमें फ्लक्स पैदा हुआ या फ्लक्स स्वयं को कट किया, यहाँ पर क्या हुआ, वोल्टेज पैदा हुआ E1। अब यही फ्लक्स जाके कोर के सारे यहाँ भी जा रहा है। देखिए यहाँ पर प्राइमरी और बैंडिंग, सेकेंडरी बैंडिंग, प्राइमरी और सेकेंडरी बैंडिंग के बीच में क्या है, कोर यूज हुआ है। यह कोर क्या करेगा, जितना फ्लक्स यहाँ पर है इस कोर के सारे कहाँ पहुंचेगा, टोटल फ्लक्स यहाँ पर, कोई भी फ्लक्स यहाँ पर हमारा क्या हुआ, नुकसान नहीं हो रहा है। जितना फ्लक्स प्राइमरी में है उतना टोटल कहाँ पहुंच जा रहा है, सेकेंडरी में। किसके माध्यम से, इस कोर के माध्यम से। इसका मतलब जितना फ्लक्स प्राइमरी उतना फ्लक्स सेकेंडरी में। अब फ्लक्स पे डिपेंड करता है वोल्टेज, तो जितना वोल्टेज प्राइमरी उतना ही वोल्टेज सेकेंडरी में। और जो फ्रीक्वेंसी हम लोग क्या कहते हैं कि वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी कम है, वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी अधिक है, तो दोनों साइड हमारा वोल्टेज सेम, दोनों साइड हमारा क्या होगा, फ्रीक्वेंसी सेम। ठीक है, अब वोल्टेज सेम क्यों हो रहा है, क्योंकि दोनों साइड का हमारा क्या है, फ्लक्स सेम है। जितना फ्लक्स प्राइमरी में पैदा हो रहा है उतना टोटल कहाँ पहुंचेगा, सेकेंडरी में। तो प्राइमरी फ्लक्स इज इक्वल टू सेकेंडरी फ्लक्स, और प्राइमरी वोल्टेज इज इक्वल टू सेकेंडरी वोल्टेज। और दैट मींस वोल्टेज के ही स्पीड को हम लोग क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ये दोनों साइड के वोल्टेज क्या है, सेम है, तो दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी सेम। तो दोनों साइड का फ्रीक्वेंसी भी क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसीलिए डेफिनेशन में पहले ही बोल दिया गया है कि ट्रांसफार्मर के प्राइमरी और सेकेंडरी का वोल्टेज पावर सेम होगा, ट्रांसफार्मर के प्राइमरी सेकेंडरी का फ्रीक्वेंसी सेम होगा, ट्रांसफार्मर के प्राइमरी और सेकेंडरी का फ्लक्स सेम होगा। तो एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा कि जैसे ही सप्लाई देंगे बैंडिंग में फ्लक्स पैदा होगा। अब यह फ्लक्स इस कोर के सहारे पहुंच जा रहा प्राइमरी सेकेंडरी में भी। जितना फ्लक्स प्राइमरी में है इस कोर के सहारे कहाँ पे, सेकेंडरी में। यानी प्राइमरी फ्लक्स इज इक्वल टू सेकेंडरी फ्लक्स, और जो वोल्टेज होता है वो फ्लक्स पर ही डिपेंड करता है। दोनों साइड का हमारा क्या, फ्लक्स सेम, तो दोनों साइड का वोल्टेज सेम। और जब दोनों साइड का वोल्टेज सेम होता है तो वोल्टेज के स्पीड को ही हम लोग क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो दोनों साइड का फ्रीक्वेंसी सेम हो गया। ठीक है, अब ध्यान देना, अब यहां से क्या ध्यान देना है आपको कि ट्रांसफार्मर जो हमारा होता है वह नो लोड पे कितना करंट लेता है। दैट मीन्स उसके सेकेंडरी पे कोई भी लोड नहीं दिया गया है, उसके सेकेंडरी पर कोई भी लोड नहीं दिया गया है, तो वह अपने आप को जीवित रखने के लिए, अपने कोर को चुंबकित करने के लिए कितना करंट ले रहा है, तो वह करंट हमारा हो गया 2 से 5% करंट। ये फुल लोड करंट का बहुत ही कम है। अगर फुल लोड पे वह 100% ले रहा है तो नो लोड पे कितना हमारा है, नो लोड पे हमारा है कितना, 2 से 5% करंट। तो इसे क्या बोलेंगे, बहुत कम करंट, किसको I0 बोल दे रहे हैं, I0। मतलब जब ट्रांसफार्मर नो लोड पर है तो कितना, 2 से 5% करंट ले रहा है, जबकि बहुत ही कम है किसका, 100% का। ठीक है, इसको हम I0 से दर्शा दिए। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, तो यह जो करंट लिया है, यह जो नो लोड करंट लिया है 2 से 5%, यह कहाँ कहाँ जा रहा है। तो हम जानते हैं कि यह प्राइमरी बाइंडिंग है, सेकेंडरी बाइंडिंग है, दोनों बाइंडिंग में वोल्टेज पैदा हो रहा है। ठीक है, दोनों बाइंडिंग में वोल्टेज पैदा हो रहा है, तो यह जो करंट जा रहा है उस बाइंडिंग में जा रहा है। लेकिन एक ध्यान रख दीजिएगा कि कोई भी बाइंडिंग में जब तक रेजिस्टेंस नहीं मिलाई जाती है, जब तक रेजिस्टेंस नहीं मिलाई जाती तो वर्क नहीं करता। मान लो यही बाइंडिंग हमारा है, तो इस बाइंडिंग में रेजिस्टेंस भी है और क्या है, रिएक्टेंस भी है ना। क्योंकि अगर हम बेसिक में पढ़े हैं प्योर रेजिस्टेंस से हम बाइंडिंग करेंगे तो हमारा एक्टिव पावर रहेगा, लेकिन रिएक्टिव पावर नहीं रहेगा। यदि प्योर इंडक्टेंस से हम बाइंडिंग कर रहे हैं, दैट मींस प्योर कॉपर से अगर बाइंडिंग कर दे रहे हैं और उसमें रेजिस्टेंस 0 है, तो उस बाइंडिंग से केवल चुंबक ही पैदा होगा मशीन में, लेकिन वो काम करेगा नहीं। क्योंकि काम कराने वाला केवल एक ही होता है, कौन होता है, वह एक्टिव पावर होता है। तो आपको बेसिक में पढ़ाया गया है, जब बेसिक पढ़ रहे होगे RLC, तो R के पास केवल क्या होता है, एक्टिव पावर होता है, एक्टिव पावर होता है।
जबकि एल और सी दोनों के पास क्या होता है, केवल रिएक्टिव पावर होता है, रिएक्टिव पावर होता है, ठीक है। आर और एल के पास केवल क्या, दोनों के पास क्या होता है, रिएक्टिव पावर होता है। तो एक्टिव पावर का मतलब होता है किसी भी मशीन को एक्चुअल शक्ति प्रदान करना। एक्टिव पावर का मतलब होता है किसी भी मशीन को एक्चुअल शक्ति प्रदान करना, और रिएक्टिव पावर का होता है उस मशीन में क्या करना, चुंबक पैदा करना, चुंबकीय कार्य को पूरा करना, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, जब तक किसी बाइंडिंग में दोनों करंट नहीं जाएगा या दोनों कंपोनेंट नहीं होगा, तब तक हमारा वो मशीन काम नहीं करेगा। इसका मतलब है यदि हम प्योर एल्यूमिनियम से बाइंडिंग कर रहे हैं, उसमें रेजिस्टेंस 0 है उस बाइंडिंग में, तो उस मशीन में चुंबक पैदा हो लेकिन वो काम करेगा नहीं। यदि हम प्योर रेजिस्टेंस से बाइंडिंग कर रहे हैं तो उस मशीन में एक्टिव पावर पैदा होगा, हीट पैदा होगा, लेकिन वो चलेगा नहीं। इसका मतलब किसी भी मशीन को चलाना, चाहे वो ट्रांसफार्मर, जनरेटर, मोटर, एनीवन कोई भी मशीन हो, तो हमको ऐसी बाइंडिंग से मशीन को बाइंड करना है जिसमें रेजिस्टेंस भी हो और इंडक्टेंस भी हो। दैट मीन्स रेजिस्टेंस भी हो और रिएक्टेंस भी हो, क्योंकि हम बेसिक में पढ़े RLC। आर एक ऐसा बंदा है जो किसी मशीन में एक्टिव पावर, खुद की शक्ति प्रदान करता है, और एक्सल जो होता है उस मशीन में चुंबक का पैदा करता है ना। तो ध्यान दीजिएगा, तो यह जो नो लोड करंट है, मतलब मशीन नो लोड जो करंट लिया है वो कब लिया है, जब सेकेंडरी पे कोई लोड नहीं था। कितना लिया है, 2 से 5% लिया है। तो यह नो लोड करंट कहाँ जाएगा, यह जाएगा एक एक्टिव कंपोनेंट, दूसरा रिएक्टिव कंपोनेंट में जाएगा ना। इसका मतलब देखिए, इस बाइंडिंग में 2 चीज होना चाहिए। इस बाइंडिंग में क्या 2 चीज होना चाहिए, रेजिस्टेंस भी होना चाहिए और क्या होना चाहिए, रिएक्टेंस भी होना चाहिए। तो ध्यान देखो, हम इनको अलग से फिगर बना रहे हैं। एक ट्रांसफार्मर का फिगर क्या बना रहे हैं ऐसे, मान लीजिए कि हमारा क्या है, ट्रांसफार्मर है। ध्यान समझिएगा, अगर इसको समझ रहे हैं तो समझ लीजिए, आप थोड़ा कंसेप्ट ले रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया ट्रांसफार्मर, ये हो गया सेकेंडरी। तो यहां से क्या आ गया, सेकेंडरी पे हम लोग क्या करें, कोई भी लोड ना दे, ठीक है। सेकेंडरी पे कोई भी लोड नहीं दिए हैं, ठीक है। तो यहां से सेकेंडरी करंट I2 बराबर कितना हो जाएगा, 0। सेकेंडरी पे कोई भी लोड नहीं दिए हैं तो सेकेंडरी का I2 करंट बराबर कितना हो जाएगा, 0। लेकिन प्राइमरी में हम लोग क्या करें, सीधे सीधे कह रहा है कि जब सेकेंडरी पे कोई भी लोड नहीं है तो प्राइमरी में करंट क्यों ले रहे हो, तो सीधे सीधे क्या कहेगा कि भैया अपने आप को जीवित रखने के लिए हम खुद को करंट क्या करेंगे, लेंगे। मतलब ट्रांसफार्मर कहेगा कि हमारे अंदर कोर है और उस कोर को मुझे चुंबकित करना है, तो हम सप्लाई से करंट लेंगे ही लेंगे, क्योंकि मुझे जिंदा रहना है। तो ट्रांसफार्मर जिंदा तभी रहेगा जो उसका कोर पूरा चुंबकित बना रहेगा और वर्क करता रहे, ठीक है। तो ध्यान देना, तो वो ट्रांसफार्मर जिंदा रहेगा, वर्क करेगा तभी जब उस बाइंडिंग, जो बाइंडिंग किया गया कोर पर, उस बाइंडिंग में रेजिस्टेंस भी हो और रिएक्टेंस भी हो ना। इसका मतलब इस बाइंडिंग के रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस को दोनों तरफ ऐसे लिख दे रहे हैं। ये हमारा हो गया रेजिस्टेंस, ये क्या हो गया हमारा, रिएक्टेंस, ठीक है। यहां पर देखो 2 हो गया। अभी बताया गया है कि जब तक किसी बाइंडिंग में रेजिस्टेंस नहीं मिलाई जाएगी तब तक हमारा वो काम नहीं करेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस एक ऐसा बंदा है जिसके पास एक्टिव पावर होता है, और एल और सी के पास केवल रिएक्टिव पावर होता है, एक्टिव पावर नहीं होता है। तो इसका मतलब प्योर बाइंडिंग से हम बाइंडिंग करेंगे, प्योर कॉपर से अगर हम बाइंडिंग करेंगे तो हमारा मशीन चलेगा नहीं, केवल चुंबक पैदा होगा, ठीक है। लेकिन हमको मशीन को चलाना है, हमको मशीन को चलाना है, तो हमको ऐसे बाइंडिंग या ऐसे तार से हमको बाइंडिंग करना है जिसमें रेजिस्टेंस भी हो, रिएक्टेंस भी हो। तो हमको देखो, मशीन वर्क कर रहा है, ठीक है, ट्रांसफार्मर वर्क करेगा, इंडक्शन मोटर वर्क करेगा, मोटर सबका काम करेंगे। तो हमको इस बाइंडिंग में रेजिस्टेंस रहता है, तो इस बाइंडिंग को दोनों को अलग दिखा दिया, रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस, ठीक है। अब देखिए, जो नो लोड पे करंट ले रहा है, जो नो लोड पे करंट ले रहा है, कितना ले रहा है, I0 करंट। यह I0 करंट 2 भागों में बढ़ जाएगा। यहाँ कहा मैग्नेटाइजिंग करंट, मतलब एक बाइंडिंग, इसी बाइंडिंग में एक ऐसा है कि हमारा चुंबक पैदा कर रहा है, और इसी बाइंडिंग में रेजिस्टेंस भी है जो क्या पैदा कर रहा है, वह एक्टिव पावर पैदा कर रहा है ना। तो यह I0 करंट, यहाँ नो लोड करंट जो हो रहा है हमारा 2 भागों में बढ़ जा रहा है। एक तो वर्किंग करंट, दूसरा क्या है, मैग्नेटाइजिंग करंट, क्योंकि उसी बाइंडिंग में रेजिस्टेंस भी है, इंडक्टेंस भी है। तो इंडक्टेंस का काम होता है चुंबक पैदा करना, और रेजिस्टेंस का काम होता है उस मशीन को एक्टिव शक्ति, खुद की शक्ति, वास्तविक शक्ति प्रदान करना है। इसका मतलब ट्रांसफार्मर जब नो लोड पर है, ठीक है, ट्रांसफार्मर जब नो लोड पर है तो सप्लाई से I0 करंट ले रहा है, उसका वैल्यू है 2 से 5%, और वो I0 वैल्यू कोर में जा रहा है तो 2 भागों में बढ़ जा रहा है। किसके किसके रूप में, वर्किंग करंट और मैग्नेटाइजिंग करंट के रूप में। मतलब वह I0 जो 2 से 5% करंट जा रहा है वह कोर में चुंबक पैदा कर रहा है, और कोर को इतना शक्ति प्रदान कर रहा है जिससे वो क्या कर रहा है, फुल्ली काम कर रहा है, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर का जो नो लोड करंट होगा, I0 करंट 2 से 5% है, वह 2 भागों में डिवाइड हो जा रहा है।
ठीक है। एक तो वर्किंग करंट, दूसरा मैग्नेटाइजिंग करंट, क्योंकि मैं बार बार देखो एक ही चीज को फोकस कर रहा हूं कि किसी भी बाइंडिंग में अगर प्योर हमारा रहेगा तो काम नहीं करेगा, कुछ न कुछ में रेजिस्टेंस मिलाए रखना चाहिए। अब देखिएगा ध्यान से कि रेजिस्टेंस क्या करता है, रेजिस्टेंस क्या करता है, इलेक्ट्रिकल में खपत करता है, पावर खपत करता है ना। तो बिना खपत का कोई मशीन नहीं चल सकता, क्योंकि रियल लाइफ में कहा जाता है कि बिना खाए कोई जीवित नहीं सकता मनुष्य, बिना खाए कोई मनुष्य नहीं जीवित रह सकता, तो बिना खाए कोई मशीन कैसे जीवित रहेगा। और उस मशीन में खपत करने वाला कौन है, उस मशीन में खपत करने वाला केवल रेजिस्टेंस है। इसका मतलब उस मशीन के बाइंडिंग में रेजिस्टेंस होना जरूरी है, क्योंकि एक्चुअल लाइफ या साइंस कहता है कि बिना खाए कोई जीवित नहीं रह सकता मनुष्य, ठीक है। तो वही मशीन भी कहेगा कि भैया जब बिना खाए मनुष्य नहीं जीवित रह सकते तो बिना खाए हम काहे जीवित रहेंगे, या बिना खाए हम कैसे काम करेंगे। बिना खाए या बिना एनर्जी का कोई व्यक्ति नहीं काम कर सकता। तो ये ट्रांसफार्मर भी कहेगा भैया कि बिना एनर्जी का व्यक्ति नहीं काम कर रहा है, मनुष्य नहीं काम कर रहा है, तो बिना एनर्जी का बिना खाए हम कैसे काम करेंगे। तो आपको ध्यान देना होगा कि इलेक्ट्रिकल में खाने वाला केवल एक ही बनता है, वो रेजिस्टेंस है। इसका मतलब इसको खपत कराना, क्यों खाना देना है, इसका मतलब हर एक बाइंडिंग में रेजिस्टेंस मिलाकर ही हमको बाइंडिंग करना है मशीन की, ठीक है। तो उस बाइंडिंग को देखो यहाँ पर टोटली दिखा दिया गया है कि हमारा इंडक्टेंस है, कॉपर की बाइंडिंग की है, तो इस कॉपर की बाइंडिंग में कंपनी ने रेजिस्टेंस मिलाया है और कंपनी ने इंडक्टेंस भी मिलाया है, ठीक है। तो देखिए उस इंडक्टेंस को और रेजिस्टेंस को हम दोनों अलग कर दिए। तो रेजिस्टेंस के पास एक्टिव पावर होता है, तो यहाँ पे एक्टिव करंट हो गया, और रिएक्टेंस जो हमारा होता है, यल जो हमारा होता है, उनके पास क्या होता है, रिएक्टिव पावर होता है। तो यहाँ पे मैग्नेटाइजिंग करंट दिखा दिए, यानी इंडक्टर में काम होता है चुंबक पैदा करना, इंडक्टिव रिएक्टेंस हमारा है, और रेजिस्टेंस काम क्या हमारा होता है, एक्टिव पावर पैदा करना, ठीक है। तो यहां से ध्यान दीजिएगा कि यह जो हमारा करंट है I0 करंट, यह I0 करंट दो भागों में बढ़ जा रहा है, I W प्लस कितना हो गया I म्यू, ठीक है दोस्तों। तो इसको ध्यान देना है। अगर हम एक ट्रायंगल बनाएंगे कि एक्टिव पावर कहाँ होता है, रिएक्टिव पावर क्या होता है, और फील्ड पावर क्या होता है, ठीक है। तो ध्यान हम क्या करें, यह जो टोटल जो सप्लाई से नो लोड करंट लिया है, ठीक है, यह सप्लाई से जो नो लोड करंट लिया I0 करंट, यह दो भागों में डिवाइड हो जा रहा है, किसके किसके, मैग्नेटाइजिंग करंट और वर्किंग करंट में। यह जो नो लोड करंट I0 है वह दो भागों में कोर में जाने के बाद डिवाइड हो जा रहा है, एक तो एक्टिव करंट, दूसरा क्या रिएक्टिव करंट, ठीक है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि एक्टिव करंट हमारा कहाँ होता है, एक्टिव करंट हमारा क्या होता है, बेस पर होता है नीचे ऐसे, ठीक है। और रिएक्टिव करंट कहाँ होता है, हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर 90 अंश पर होता है, और दोनों का योग मिलाने क्या होना चाहिए, हमारा I0 करंट होना चाहिए। तो I0 बराबर ये हुआ, तो मतलब एक्टिव करंट हमारा इस पर होगा और रिएक्टिव करंट हमारा क्या होगा, इस पर होगा। अब ध्यान दीजिएगा, किसी लड़के के माइंड में चला हुआ कैसे बन गया, ठीक है। तो आप समझो एक्टिव मतलब होता है वास्तविक शक्ति, एक्टिव मतलब होता है वास्तविक शक्ति। तो अपने रियल लाइफ में समझो कि ऐसा कोई व्यक्ति है जिसके पास वास्तविक शक्ति है और वो जमीन पे नहीं चल रहा हो। अगर आपके पास खुद की शक्ति है तो आप जमीन में चलोगे, ऊपर थोड़ा चलोगे, ठीक है, ऊपर नहीं चलोगे ना, वास्तविक शक्ति तो आप बेस में चलोगे, ठीक है। अब ध्यान देना, ऐसी कोई वस्तु है जिसमें खुद की शक्ति नहीं है, खुद की शक्ति नहीं मतलब इसका मतलब डेड बॉडी है, ठीक है। अब कोई मरता है तो आदमी हमेशा क्या करता है, ऊपर जाता है ना। कोई व्यक्ति मरता है या डेड बॉडी हो जाता है, भैया ये गए, क्या हो भैया ये गए, मर गए, इसका मतलब क्या हुआ, ये ऊपर जा रहा है, ऊपर, ठीक है। तो रिएक्टिव हो गए हो, उनके पास कोई भी वास्तविक शक्ति नहीं है। लेकिन जिसके पास वास्तविक शक्ति रहता है वो जमीन पर ही चलता है। तो देखिए वास्तविक शक्ति मैंने जमीन पर दिखाया है। और जिसके पास खुद की शक्ति नहीं होती, रिएक्टिव शक्ति होता है, काल्पनिक शक्ति होता है, तो क्या होता है, वो 90 अंश पर होता है एक्टिव पावर। देखिए 90 अंश दिखा दिया। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए तो हमारा क्या होगा, टोटल करंट हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब जो नो लोड करंट है, जो नो लोड करंट है वो तो भागों में डिवाइड हो जा रहा है, किससे किससे, मैग्नेटाइजिंग करंट और एक्टिव करंट। तो एक्टिव करंट का हम टेक्निकल यहाँ क्या निकाल दिए, यहाँ पर हम ट्रायंगल निकाल दिए, तो एक्टिव पावर यहाँ, रिएक्टिव पावर यहाँ पर। अब क्या करते हैं, अब हमारा यहाँ से होगा, ठीक है। तो यहाँ से कड़ का स्क्वायर बराबर कितना होता है, लंब का स्क्वायर और धार का स्क्वायर। इसका मतलब I0 जो करंट हमारा होगा, ठीक है, ये क्या होगा, ये हमारा होगा I म्यू का स्क्वायर प्लस IW का स्क्वायर, ठीक है। IW का स्क्वायर कहाँ होगा, रूट में ऐसे, ये आपको किताबों में आपको मिलेगा, ठीक है। कि जो नो लोड करंट होता है वो दो भागों में डिवाइड हो जाता है, मैग्नेटाइजिंग करंट और वर्किंग करंट। कब, जब वो कोर में जाता है तब, या कोर कहाँ लगा रहता है, कोर हमारा मशीन के अंदर ही रहता है ना, तो उसको भी बाइंडिंग रहता है। जैसे करंट हमारा जाएगा बाइंडिंग करता है, दो भागों में डिवाइड हो जाएगा, वर्किंग करंट और मैग्नेटाइजिंग करंट। या वर्किंग करंट और मैग्नेटाइजिंग करंट आपस में क्या होता है, 90 अंश पर होती हैं, परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो देखिए परपेंडिकुलर 90 अंश पर हम कर दिए, ठीक है। अब देखिएगा
यहां से हम लोग बात करेंगे कि जब ट्रांसफार्मर नो लोड पर है, ठीक है, जब हमारा ट्रांसफार्मर नो लोड पर है तो कितना करंट ले रहा है, 2 से 5% करंट ले रहा है, ठीक है। अब उसको क्या करेंगे हम लोग फेजर डायग्राम से देखेंगे तो हमें कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फेजर डायग्राम से हम लोग देखेंगे तो फेजर डायग्राम में क्या होता है, बेसिक से चलना हमको, ठीक है। अब ऐसे तो नॉर्मली हम लोग देख लिए, अब फेजर डायग्राम में क्या होता है ध्यान समझिए। तो यहां से हमारा फैराडे का नियम क्या कहता है कि E बराबर क्या होगा, d∅ क्या होता है dt, यही होता है। फैराडे नियम कहता है कि जब किसी बैंडिंग में फ्लक्स जाता है तो वोल्टेज पैदा होता है, या किसी बैंडिंग से फ्लक्स कटिंग करता है तो वोल्टेज पैदा होता है। ये जो वोल्टेज होता है ये हमारा डिपेंड करता है फ्लक्स के रेट पर कि कितनी तेजी से वोल्टेज हमारा क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, ठीक है। तो यहां देखिए, यदि हम लोग क्या करते हैं, हम इसको साइन मान ले रहे हैं, साइन थीटा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा कि साइन थीटा बराबर साइन थीटा होना चाहिए, क्योंकि हम कहें अपने भाषा में 4 बराबर 4 होता है, 4 बराबर कभी 6 नहीं होता है। इसका मतलब चाहे हम इसको वोल्टेज कहें चाहे इसको वोल्टेज की कोई दिक्कत नहीं है। तो हम इस वोल्टेज की वैल्यू को हम क्या ले रहे हैं, साइन, इस वोल्टेज की वैल्यू को हम साइन ले रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए d/dt है, मतलब इधर की वैल्यू को भी साइन लेना, जिसका मतलब फ्लक्स क्या होगा, फ्लक्स हमारा क्या होगा, कास होगा। फ्लक्स हमारा क्या होना चाहिए, कास होना चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग साइन का आकलन करते हैं कास आता है, कास का आकलन करते हैं हम लोग क्या आता है, साइन आता है, ठीक है। और दोनों वैल्यू को हमको बराबर लाना है। देखिए यहाँ पर हम क्या हो गया, यहाँ पर अगर हम साइन ले रहे हैं, साइन थीटा हमारा हो गया। अब हम कास का आकलन करेंगे तो क्या होगा हमारा, यहाँ से कास का आकलन करेंगे तो भी हमारा क्या होगा, साइन होगा। इसका मतलब प्रूव कर रहा है कि वोल्टेज और फ्लक्स के बीच का एंगल कितना होना चाहिए, वोल्टेज और फ्लक्स का एंगल कितना होना चाहिए, तो हमारा होना चाहिए 90 अंश। देखो cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू sin थीटा, और sin 90 माइनस थीटा इक्वल टू कितना होता है, cos थीटा, इसका मतलब 90 अंश। ध्यान दो, तो फैराडे का नियम ही कहता है फ्लक्स और इंड्यूस्ड वोल्टेज के बीच का एंगल कितना होगा, 90 अंश होगा। फैराडे का नियम ही कह रहा है, देखिए यहां से, कि फ्लक्स और जो बैंडिंग में वोल्टेज पैदा हो रहा है उनके बीच का एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। तो देखिए मैं यहाँ क्या कर लूं, यहाँ सीधे सीधे खींच ले रहे हैं हम क्या, फ्लक्स। अब कह रहा है 90 डिग्री होगा, तो यहाँ पर हम कर दिए प्राइमरी वोल्टेज, यहाँ कह रहे सेकेंडरी बैंडिंग का वोल्टेज। अब इनके बीच कितना होगा, 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री दिखा दिए। कौन कह रहा है, फैराडे कह रहा है, क्योंकि यहाँ पर साइन, यहाँ कास है, साइन और कास के बीच 90 अंश होता है। तो यहाँ पर कास हमारा फ्लक्स है, साइन हमारा क्या है, वोल्टेज है। इसका मतलब वोल्टेज और फ्लक्स दोनों के बीच का जो एंगल होना चाहिए वो 90 अंश होना चाहिए। मैंने 90 अंश खींच दिया। अब बात क्या फंसता है, अब बात फंसता है कि उसने तो कह दिया कि वोल्टेज और फ्लक्स के बीच का एंगल कितना होगा, 90 अंश होगा, लेकिन 90 अंश तो होगा, ठीक है। अब फ्लक्स को आगे रखेंगे कि वोल्टेज को आगे रखेंगे, तो हम बेसिक में पढ़े, जो पहले आता हो क्या होता है, लीड करता, जो बाद में आता है लैग करता है। डेट मीन्स हम क्लॉकवाइज चलते हैं, जो पहले आता हो क्या करता है, लीड करता है, जो बाद में आता हो क्या करता है, लैग करता है ना। तो हम लोग फ्लक्स को पहले रखें, वोल्टेज को बाद में रखें। तो कोई बंदा कह सकता है कि सर जी जहां पर आप फ्लक्स रखे वहां वोल्टेज रख दीजिए, और जहां पर वोल्टेज रखे वहां पर क्या रख दीजिए, फ्लक्स रख दीजिए, तब तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि फैराडे कहता है कि जब हम किसी बैंडिंग में करंट देते तो फ्लक्स आता है, फ्लक्स आने के बाद तब जाके बैंडिंग में वोल्टेज आता है, क्योंकि वही फ्लक्स पहले कट करेगा तब जाके बैंडिंग में वोल्टेज पैदा होगा। इसका मतलब फैराडे के नियम अनुसार पहले फ्लक्स बैंडिंग में पैदा होगा और वही बैंडिंग कट करेगा तब जाके क्या होगा, वोल्टेज पैदा होगा। तो पहले हमको फ्लक्स को आगे दिखाना है, वोल्टेज क्या दिखाना है, पीछे दिखाना है, ठीक है। क्योंकि थ्योरी हम लोग यही पढ़े हैं कि जब किसी बैंडिंग में करंट दिया जाता है उस करंट क्या होता है, फ्लक्स पैदा होता है, और वह फ्लक्स पहले उसी बैंडिंग को कट करेगा तब जाकर उसमें क्या होगा, वोल्टेज पैदा होगा। तो विदाउट फ्लक्स नो जनरेट ऑफ वोल्टेज इन एनी बैंडिंग, किसी भी बैंडिंग में बिना फ्लक्स का वोल्टेज पैदा नहीं होगा, यानी पहले क्या होगा, फ्लक्स आएगा तब जाके वोल्टेज आएगा। तो यहाँ देखिए मैंने फ्लक्स को पहले देखा है, क्लॉकवाइज चलिए, जो पहले लीड करेगा जो बाद में क्या करेगा, लैग करेगा, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन हमारा क्या बन जाता है, यहाँ से क्वेश्चन हमारा बनता है कि फ्लक्स और बैंडिंग में इंड्यूस्ड वोल्टेज के बीच का एंगल कितना होगा, 90 डिग्री, और प्राइमरी बैंडिंग वोल्टेज और सेकेंडरी बैंडिंग वोल्टेज दोनों बीच का एंगल कितना होगा। तो देखो यहाँ पर E1 एंड E2 के बीच का एंगल कितना होगा, हमारा 0 अंश होगा, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है। और दोनों के सेम डायरेक्शन में क्यों रखे हम, क्योंकि दोनों फैराडे के नियम से ही वोल्टेज पैदा हो रहा है, दोनों फैराडे के नियम से ही वोल्टेज पैदा हो रहा है। तो इसलिए जहां प्राइमरी होगा वही हमारा क्या होगा, सेकेंडरी होगा। अब प्राइमरी वोल्टेज और सेकेंडरी वोल्टेज, बैंडिंग वोल्टेज की बात हो रही है, प्राइमरी वोल्टेज और सेकेंडरी वोल्टेज के बीच का एंगल कितना होगा, तो देखो दोनों सेम डायरेक्शन में 0 अंश। अब यहां से अगला क्वेश्चन जो बनेगा कि फ्लक्स और E1 एंड E2 का बीच का एंगल कितना होगा, तो कितना होगा, 90 डिग्री, ठीक है।
फ्लक्स और E1 एंड E2 का बीच का एंगल कितना होगा हमारा, होगा 90 डिग्री। ठीक है, अब देखिए हम क्या करते हैं, इसमें रिप्रेजेंट करते हैं, ऊपर दिखाते हैं प्राइमरी को, ऊपर हम लोग दिखाते हैं किसको, प्राइमरी को, ऊपर दिखाते हैं हम लोग प्राइमरी को, यहाँ हो जाएगा -E1। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर क्या कर रहा है कि जब ट्रांसफार्मर नो लोड पर होता है तो वह 2 से 5% करंट लेता है इसका फुल लोड का। तो 2 से 5% करंट का मतलब क्या होता है, बहुत कम करंट। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे दर्शा देते हैं ये I0। ठीक है, I0 करंट हम क्या होगा हमारा, बहुत कम करंट, ध्यान समझिएगा ऐसे, ये हमारा हो गया I0 करंट, I0 करंट। ठीक है, अब यह I0 जो करंट होगा, यह जो I0 करंट होगा वह कितने एंगल पर है, मान के चले कि फ्लक्स से अल्फा एंगल पर है और वोल्टेज कितना एंगल पर है, ये मान के चल रहा है कि हमारा टोटल मान लीजिए थीटा हो गया, तो वोल्टेज से हमारा क्या निकलेगा, यहाँ से थीटा बराबर निकलेगा, या ए मान लीजिए, देखिए ये करंट जो है इस फ्लक्स से कितने एंगल पर है, करंट फ्लक्स से हमारा एंगल हो गया हमारा अल्फा, और करंट वोल्टेज कितने एंगल पे हमारे कितना हमारा हो गया थीटा। करंट जो है वोल्टेज से थीटा डिग्री और करंट जो है फ्लक्स से कितना अल्फा डिग्री, और टोटल हमारा होता कितना है 90 डिग्री। तो यहां से हमारा थीटा बराबर कितना हो जाएगा 90 माइनस अल्फा, 90 माइनस कितना होगा अल्फा, थीटा बराबर 90 माइनस कितना होगा अल्फा। लड़का देखिए यहाँ ध्यान समझिए, अब इसमें कोई डिस्टर्बेंस हो गया था। ठीक है, तो यहां से हमारा क्या है कि जो नो लोड करंट होता है, नो लोड करंट हमारा बहुत ही कम होता है, लगभग 2 से 5% होता है, जिसका मैग्नीट्यूड भी क्या होगा, बहुत कम होगा। यह करंट I0 जो है अल्फा से कितना है, सॉरी फ्लक्स से कितना है अल्फा डिग्री, और वोल्टेज से कितना है थीटा डिग्री। ठीक है, तो अब टोटल वोल्टेज और फ्लक्स का एंगल कितना 90, तो थीटा और कितना होगा 90 माइनस अल्फा। ठीक है, अब ध्यान देना है क्या कि जब कोई भी कंपोनेंट किसी एंगल पे जाता है, जब कोई भी कंपोनेंट किसी एंगल पे जाता है तो 2 भागों में डिवाइड हो जाता है। ठीक है,